पिछले कुछ हफ्तों से लाउड स्पीकर को लेकर और हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हर कोई यह दावा कर रहा है कि महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों को उतार आना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उन मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाई जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी वो बात कह रही है और नवनीत राणा और रवि राणा इन्होंने तो कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी निवास स्थान के बाहर जाकर वो हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। राजद्रोह के आरोप में फिलहाल वो जेल में है, उनके बेल पर हियरिंग चल रही है। इस स्थिति में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के सामने कितना बड़ा संकट है और शिवसेना हिंदुत्व का यह नारा किस तरीके से टैकल कर सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के नेता, शिवसेना के राज्यसभा सांसद और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत इस वक्त मौजूद है। संजय जी, सबसे पहला सवाल यही है कि हिंदुत्व का नारा देकर आज शिवसेना को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, आपको क्या कहना है? देखिए, नारा कौन दे रहा है? नारा देने वाले जो लोग हैं, जिससे अभी हम लोग क्या नव हिंदुत्ववादी, अभी उनको नया नया हिंदुत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदुत्व भी देश में है। यही लोग हैं, जब हम हिंदुत्व के बारे में बोल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अयोध्या में जा रहे थे, तब हिंदुत्व से भी ज़्यादा बहुत प्रश्न महाराष्ट्र में और देश में है। महंगाई है, बेरोजगारी है। राम के नाम से क्या होता है? सिर्फ राम राज्य लाना है तो महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर बात करनी चाहिए। यही लोग हैं। दूसरी बात ऐसी है कि एक दुकान नहीं चला है। पहले मराठी स्वाभिमान जो शिवसेना का हमेशा एक बेस रहा है, अब वहाँ कोई राजनीति में दुकान नहीं चला, तो अब किसी जो उनके फाइनेंसर होते हैं ना, किसी लोगों के समर्थक जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं, कौन है? तो चलो अभी आप ये दुकान चला कर देखो। हिंदू तो कोई दुकान नहीं है, हिंदू तो हमारी आस्था है। नहीं, आपको लगता है कि कोई उनको पीछे से कह रहा है कि आप करिए, तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप देखिए ना, आज सुबह से आप आपके चैनल पर देखिए, ये महाशय निकले हैं अयोध्या के लिए या मराठवाड़ा में जा रहे हैं, तो भजन उनके पीछे करने वाले कौन है? दूसरे कोई नहीं है, ये बीजेपी के नेता लोग हैं। भाई, आपका हिंदू तो आप संभालो, हमारा हिंदू तो हम संभालेंगे। ये आपको लगता है कि ये हिंदू ओबीसी बनाकर कोई शिवसेना का होट खा जाएगा और आपको राजनीतिक फायदा हो जाएगा? ये महाराष्ट्र में नहीं होने वाला है। लेकिन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो मुद्दे तो शिवसेना भी उठाती थी। लाउड स्पीकर, बाला साहब ठाकरे के कई भाषण आपने भी सुने हुए हैं, आपने तो सुने ही होंगे, मैंने भी सुने हैं। पिछले 30 साल से कई बार बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगते हैं वो हटा देने चाहिए, जो सड़क पर नमाज पढ़ा जाता है उसको हटा देना चाहिए। आज वही मुद्दे राज ठाकरे उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप ही के सवालों पर आपको घेरने की कोशिश हो रही है। शिवसेना को ना कोई घेरा है, ना हमको घेरने देंगे। बात रही सड़क पर नमाजों की, बाला साहब ठाकरे देश में पहले नेता थे, हिंदू हृदय सम्राट। उसने कहा कि सड़क की नमाज बंद होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ हो रही है। कौन से मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि सड़क पर नमाज आप पढ़ो, बंद होना चाहिए? तो उससे बहुत बवाल हो गया। लेकिन जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार आ गई, उस वक्त मनोहर जोशी मुख्यमंत्री हो गए और गृह मंत्री बीजेपी के गोपीनाथराव मुंडे हो गए, तो बाला साहब ने क्या किया? सभी मुंबई के या महाराष्ट्र के सभी बड़े मुसलमान नेताओं को, मुल्ला मौलवियों को बुलाया और पूछा कि मैंने मेरे लोगों को कहा है जब मेरी सरकार आएगी और मेरा मुख्यमंत्री बनेगा तो सड़क पर जो आप लोग नमाज पढ़ते हो बंद कर दूंगा मैं। आप मुझे बताएं आप कब बंद कर रहे हो? ये बाला साहब जी ने पूछा उनको, और आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये सब लोग बोले बाला साहब को, साहब ये मुमकिन नहीं है। तो क्यों नहीं मुमकिन? कुरान में कहा है क्या सड़क पर नमाज पढ़ो? नमाज तो मस्जिद में पढ़ना चाहिए। राज ठाकरे तो वही कह रहे हैं ना कि कहा कुरान में कहा है। मेरी बात सुन लीजिए, तो बाला साहब, मैं क्या करूं आपके लिए कि जिसकी वजह से नहीं, हमारी मस्जिदों की बहुत छोटी छोटी मस्जिदें होती है, तो वहाँ लोग जमा होते हैं तो जगह बहुत कम पड़ती है। हमें FSI बड़ा कर दीजिए, हम
और 1-2 फ्लोर चढ़ा देंगे और फिर वहाँ हम नमाज पढ़ें। बाला साहब ने तुरंत हल निकाला, सरकार को कहा मस्जिदों का FSI अगर आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दीजिए, सड़क का नमाज हमें बंद करना चाहिए। तब से मुंबई में और महाराष्ट्र में सड़क पर नमाज नहीं होता, लोग अपने अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते, घर में पढ़ते। बात रही ये लाउड स्पीकर की, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका भंग हो रहा है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके ऊपर ही काम चल रहे हैं, लाउड स्पीकर के ऊपर, सभी प्रार्थना स्थलों के ऊपर, सब जगह पे, चाहे हमारी जाहिर सभा रैली हो या कोई हो, जो नियम कानून बनाया है उसके ऊपर काम चल रहा है। यूपी में भी वही हो रहा है और महाराष्ट्र में वही चलेगा। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर एक्शन होगी। नहीं, लेकिन देखिए रिस्पांस किस तरीके से है। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि केंद्र कानून बनाए। उस दिन होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ उन्होंने एक आंकड़े जारी किया, कहा कि 36,000 लाउड स्पीकर है, उनका वॉल्यूम उन्होंने कम कराया, 21,000 लाउड स्पीकर है उनको उतारा, फिर वो मंदिर हो मस्जिद हो वहां से सबको उतारा। राज ठाकरे उनकी कह रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो सारे भोगी है, योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जो कर दिखाया वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? देखिए ये जो नेता है हिंदुत्ववादी जो बन गए हैं अभी, आप उनके बात पर इतना गौर मत कर लीजिए। यही राज ठाकरे जी है, कुछ साल पहले क्या बोलते थे योगी को, ये गंजा आदमी है, टकलू, ये उनका शब्द है। भगवे कपड़े पहनकर घूमता है, उनको क्या समझ में आता है, ये उनकी भाषा है। ये क्या मुख्यमंत्री है क्या? उनको कोई समझ ही नहीं, कभी विकास के बारे में बात नहीं करता है। ये गंजा आदमी से क्या हमको सीखना चाहिए? ये ठग है। इस प्रकार की भाषा यही राज ठाकरे बार बार करते हैं उनके बारे में। रिकॉर्ड पे आप देख लीजिए, उनके भाषण सुन लीजिए। अब ये गंजा आदमी योगी जी का आदर करते हैं हमेशा। जब भी हम लखनऊ में जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, सबसे पहले हम योगी जी को प्रणाम करते हैं। हमारे चाहे मतभेद हो या न हो, लेकिन योगी जी हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, योगी जी विकास का काम करते हैं। एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी तो होती है, लेकिन हमने हमेशा योगी जी का रिस्पेक्ट किया। लेकिन इस प्रकार की भाषा हमने कभी योगी जी के ऊपर नहीं की। ये गंजा आदमी है, इसी भव्य कपड़े पहन तो अयोध्या भी जाने वाले हैं जून में। अरे भाई जाने दो, अयोध्या जाने दो, काशी मथुरा जाने दो। नव हिंदुत्ववादी होते हैं ना, उनको ये करना पड़ता है। जब नया नया कोई मुसलमान बनता है ना, तो 10 बार नमाज पढ़ता है और जोर से बांग देता है। वो आपको नया सेक्युलर कहते हैं, न्यू सेक्युलर आप बने हैं। इसके वजह से बेसिकली प्रॉब्लम ये हो गया है ना कि शिवसेना को कई चीजों पर शिवसेना रिएक्ट नहीं कर सकती। उसका फायदा नवनीत राणा भी उठा रही थी। नवनीत राणा और रवि राणा उन्होंने कहा कि वो हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पर कह रही है कि अगर वो कर लेते तो क्या फर्क पड़ता, उन्हें उन पर जिस तरीके से सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। देखिए हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, हमारे देश में महाराष्ट्र में राम कथाएं तो हमेशा होती है। रामचरितमानस के बड़े बड़े पाठ किए जाते हैं, 8-8 दिन का कार्यक्रम होता है। किसने रोका है? हम सब जाते हैं, बड़े बड़े महाराज पंडित जी आते हैं, मुरारी बापू से लेकर, हाँ, और बड़े लोग आते हैं। हनुमान चालीसा का पठन हम भी करते हैं, मंदिर में करते हैं, अपने घर में करते हैं। दूसरों के घर में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ना ये कौन सा नियम है? हनुमान चालीसा का एक संस्कार और नियम ऐसा है श्रद्धा का कि आप मूर्ति के सामने पढ़िए, मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर के सामने पढ़ना ये गुनाह है हनुमान चालीसा। फिर भी सेडिशन का चार्ज, उसके लिए सेडिशन का चार्ज नहीं है। ये गलत है परसेप्शन जो बीजेपी वाले बना रहे हैं ना। हनुमान चालीसा कोई जाकर पढ़ रहा उसके लिए नहीं है। महाराष्ट्र का माहौल खराब करना है, धर्म के आधार पर द्वेष निर्माण करना है, और यहाँ दंगे भड़काने की एक साजिश हो रही है, और उसमें ऐसे कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ये जो व्यक्ति है कोई राणा कपल, उनके ऊपर तो 40 के ऊपर केसेस है। बोगस कास्ट सर्टिफिकेट का केस चल रहा है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बताने का केस चल रहा है, वो जेल में गई है। आप उसके बारे में क्यों वकालत करते हो? और जो बीजेपी के लोग करते हैं उसके बारे में वकालत, उनके जो अमरावती में तो सरकार की जमीन लूट ली है उसने। सेडिशन का चार्ज पूछने का कारण यह है कि शरद पवार ने हाल ही में एक एफिडेविट फाइल किया
भीमा कोरेगांव कमीशन के सामने और उन्होंने कहा कि सेडिशन के कानून को स्क्रैप कर देना चाहिए, सेडिशन के कानून को हटा देना चाहिए। और उनके ही सरकार ने किसी एक विधायक और सांसद पे सेडिशन का चार्ज लगाना, इसके बारे में सवाल है। देखिए, अदालत ने भी कहा कि अगर आप इस तरीके से किसी के निजी निवास स्थान के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पठन करोगे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन राष्ट्रद्रोह का चार्ज, इसको लेकर सवाल है कि शरद पवार एक तरफ कहते हैं कि सेडिशन के चार्ज को स्क्रैप करना चाहिए, हटाना चाहिए, और उन्हीं की सरकार सेडिशन का चार्ज लगा रही है। अब तक न्यायालय ने यह सवाल नहीं पूछा है सरकार को कि आपने क्यों लगाया। न्यायालय के सामने बहस चल रही है, न्यायालय के सामने जो बहस होगी उसके बाद न्यायालय निर्णय लेगा। माननीय शरद पवार साहब ने जो बात कही है मैं उनसे सहमत हूं। आपको लगता है कि सेडिशन स्क्रैप? पवार साहब ने दो बातें की है, एक तो स्क्रैप कर लीजिए, ब्रिटिश उनके जमाने का कानून है, नहीं तो उसमें अमेंडमेंट कर लीजिए। मैं अमेंडमेंट की बात मानता हूं, अमेंडमेंट होना चाहिए। आज देश में ये शुरुआत किसने की, ये चार्जेस लगाने की, देशद्रोह की? यही सरकार ने की, मोदी सरकार ने की। अब गुजरात में देखिए, हार्दिक पटेल के ऊपर ये चार्ज लगता था क्या? लेकिन हार्दिक पटेल के ऊपर देशद्रोह लगाया। उत्तर प्रदेश में कोई योगी जी का कार्टून निकालता है, उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज। कोई लिखता है, कोई बोलता है, कोई टिक्का टिप्पणी करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो आपकी सरकार तो वैसी नहीं है, आपका दावा है ना, तो आप क्यों लगा रहे हैं? जिग्नेश मेवानी को देखिए क्यों अरेस्ट किया है कि मोदी जी के ऊपर कुछ ट्वीट कर दिया उसने। हमारी सरकार ऐसी नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो भीमा कोरेगांव मामले में कितने लोगों के ऊपर ये चार्ज चल रहा है आपको मालूम है? उस पर चार्जशीट फाइल हुई है, उस पर अदालत में ट्रायल चल रहा है। अभी वो लोग जेल में है। उसमें से कवि, लेखक, साहित्यिक, विचारवान, बड़े बड़े लोग उसमें। ये जो केस है नवनीत राणा और उसके हस्बैंड का, ये तो एमपी और एमएलए है। बहुत फ्रॉड करके ये लोग चुनकर आते हैं, बोगस कास्ट सर्टिफिकेट लेकर चुनकर आते हैं। सब ऐसा, और बात ऐसी है ये तो सिर्फ मोहरा है, उनके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं। नहीं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शिवसेना ने ओवर रिएक्ट करके एक निर्दलीय विधायक और निर्दलीय सांसद को आज नेशनल लेवल पे उनको अगर उनको पब्लिसिटी चाहिए थी, आपका आरोप ये कहना था, तो वो किस वजह से हुआ? शिवसैनिकों ने उस पर जो प्रदर्शन किया, उन पर जो कार्रवाई हुई, थोड़ा सा ओवर द टॉप रिएक्शन हो गया? मुझे नहीं लगता है ओवर द टॉप रिएक्शन की बात मैं नहीं मानता हूं। अगर कोई बोले मैं मातुश्र में आकर ये करूंगा, घुस जाऊंगी, ये जाऊंगी, तो शिवसैनिक तो रिएक्ट होते हैं। लेकिन आपकी सरकार है, शिवसेना के लोग वहां पर सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार हो या ना हो। शिवसेना शिवसेना का काम करेगी, सरकार सरकार की जगह पे है, हम हमारी जगह पे। मतलब वो सड़क पर उतर कर आंदोलन भी करेंगे और सरकार भी चलाएंगे, दोनों चीजें होंगी। हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। आप वैसे भी पुलिस की कार्रवाई कर रहे थे, तो वहां पर शिवसेना के पुलिस की कार्रवाई करेंगे, सड़क की कार्रवाई हम करेंगे। मतलब आपको उससे कोई इत्तेफाक नहीं है कि अगर शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन करते हैं, धमकी देते हैं, कोई वहां पर उस दिन एम्बुलेंस लेकर आया था कि वो बाहर निकलेंगे तो एम्बुलेंस में डाल के लेके जाना पड़ेगा, आंदोलन क्या? ये आंदोलन में ऐसा होता है। तो वही बात तो बीजेपी कह रही है कि आंदोलन था, आंदोलन करने देते। हनुमान चालीसा पढ़ना अगर राजद्रोह है, उस दिन देवेंद्र फडणवीस उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़कर बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है, ये हमने नहीं कहा है, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं। हमने ये कहा क्या? आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आप जाहिर कार्यक्रम कर लीजिए, आप बड़े बड़े मैदानों में कर लीजिए, आपको किसने रोका है? अगर चाहे ये जो महिला है वो चाहे तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर बैठ सकती है, ये चाहे तो फडणवीस साहब के ड्राइंग रूम में जाकर पढ़ सकती है, किसने रोका है? अगर फडणवीस साहब को एतराज नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, तो जाकर पढ़ सकती है। अगर फडणवीस साहब बोलेंगे नहीं 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 मेरे घर में नहीं, आप बाहर जाकर करिए, तो उसके ऊपर गुना दाखिल होगा। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम प्राइजेस के दाम कम करिए। आप कह रहे हैं, आज आपका सामना का एडिटोरियल हमने पढ़ा, उसमें आप कह रहे हैं कि सरकार राम भरोसे चल रही है, देश लाउड स्पीकर के भरोसे चल रहा है, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी को झटकने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि राज्य सरकार दाम जो वैट लगाती है वो कम नहीं करेगी, लेकिन केंद्र सरकार को करना चाहिए? केंद्र सरकार माई बाप है, केंद्र सरकार तो इस देश के बाप बन गए हैं, सभी निर्णय केंद्र सरकार ले रही है। मोदी जी बादशाह है, उनका खजाना भरा हुआ है, मोदी जी विश्व के नेता हैं, मोदी जी विश्व गुरु हैं। तो अब सभी राज्यों का खजाना लगभग 2 साल से कोविड काल में खत्म हो गया है। तब महाराष्ट्र की भी आपकी प्रजा है ना, हम आपके हैं,
सिर्फ यूपी की जनता आपकी नहीं है, या कर्नाटक की जनता आपकी नहीं है, या गुजरात की जनता नहीं आपकी। हम है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, केरल है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ की जनता भी तो आपको ही बाप मानती है ना, हमारी बाप मानती है। राउत साहब, क्या हो रहा है कि दिख ये रहा है कि शिवसेना को अपनी हिंदुत्ववादी छवि को खोने का डर लग रहा है कहीं ना कहीं। आज भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो हिंदुत्ववादी है, मन से दावा कर रही है कि वो हिंदुत्ववादी है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल या आंदोलन का इस्तेमाल वो कर सकती है, वो आप कर नहीं सकते, आप तो सरकार में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आप अपने आप को सेक्युलर भी नहीं कहना चाहते। सोनिया गांधी ने बीच में जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए उसके बाद एक उन्होंने अपील निकाली, उस पर आपने हस्ताक्षर नहीं किए। शिवसेना ने कहा कि हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। आप सेक्युलर फ्रंट का भी पार्ट नहीं बनना चाहते। दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना को कॉर्नर किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारा हिंदुत्व अलग है, उनका हिंदुत्व अलग है। तो कहीं सरकार में आने की वजह से पाने से ज्यादा खोना ज्यादा शिवसेना का हुआ है। शिवसेना कुछ नहीं खो पाएगी। हिंदुत्व का जो हमारा एक भूमिका है, हमारे आइडियोलॉजी है, हमारा विचार है, वो कायम है। सरकार आती है, सरकारें चली जाती है। कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई नेता अजन्म सत्ता पे नहीं रहेगा। न इंदिरा गांधी रही, न अटल जी रहे, न राजीव गांधी रहे, न मोदी जी रहेंगे। सबको कभी ना कभी जाना है। क्या आपको लगता था देवेंद्र फडणवीस सत्ता से जाएंगे? उनका तो कहना है कि आपने खंजर भूखा, इसके वजह से उनको सत्ता से। कारण कुछ भी हो, बहुमत बड़ा चंचल होता है, और बहुमत जो जुटा पाता है ना, वो इस लोकतंत्र का मालिक बनता है। आपके पास 105, 120 तक थे, फिर भी आप सरकार नहीं बना पा रहे। मैंने कहा ना, बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमने बहुमत जुटा लिया, हम सरकार बन ली। तो बात ऐसी है भाई कि ये जो बातें हैं ना, ये अपनी जगह पे रखो। हमारी जो आइडियोलॉजी हमारे साथ रहेगी, हमेशा रहेगी, चाहे हम सरकार में हो या न रहो। हिंदुत्व का और हमारा जो हमारा आत्मा है, वो आप नहीं निकाल सकते। नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। आज जो नारा दिया जा रहा है, हनुमान चालीसा के नाम पे दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है। सोनिया गांधी तो वही लिख रही थी उनके खत में, फिर भी आपने उनसे दूर रहना पसंद किया। आपने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। उस पर शरद पवार के हस्ताक्षर थे, उसमें ममता बनर्जी के हस्ताक्षर थे, उसमें सीपीएम के हस्ताक्षर थे। आपकी जितनी मित्र पार्टियां हैं, उन सबके हस्ताक्षर उस पर थे। और भी बहुत लोग थे जिनके हस्ताक्षर नहीं थे। अपने अपने राज्यों में हमने कहा कि इस विषय को हमको हमारे तरीके से टैकल करने दीजिए, और हम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश ये सब चीजों से चल रही है। आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश तो बहुत चल रही है, लगाया भी था। कोशिश तो बहुत चल रही है, लेकिन सफल नहीं हो गए। कोशिश करने दो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन इस मामले में वो बार बार हार चुके हैं। आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश होगी तो आपके तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या शिवसेना दोबारा हमको सड़क पे दिखाई देगी अगर उस तरीके की कोशिश होती है तो? क्योंकि अभी 1 तारीख को राज ठाकरे रैली करने वाले हैं औरंगाबाद में। देखिए, रैली करना कोई बड़ी बात नहीं है। रैली करने के लिए उनको जो लोग प्रेरणा दे रहे हैं, वही सब रैली की तैयारी कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी परंपरा है राजनीतिक। बड़े बड़े नेता रैली करते थे, और लोगों को भाषण सुनने का शौक भी है महाराष्ट्र में। तो रैली होने दो ना। हमारा कोई रैली कोई करता है, इसलिए हमारा विरोध नहीं है। नहीं, वो तो डेडलाइन देंगे ना। 3 तारीख तक अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो उनका कहना है कि आंदोलन होगा, महाराष्ट्र में माहौल बिगड़ेगा। क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी? इसकी पार्टी डेड हो चुकी है, वो डेडलाइन क्या देगी? नहीं, बट क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी लाउड स्पीकर पर हो, या अगर कोई भड़काऊ भाषण करता है? हमारे लिए लाउड स्पीकर कोई बड़ा मसला नहीं है। लाउड स्पीकर को कोई बड़ा मसला मानता है तो समझ लीजिए वो अपना राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। राजनीतिक मामले का अगर देखें तो ये जो मामला बनाया है वो पॉलिटिकल मामला बनाया है। ये कानून का मामला है, और कानून काम करेगा। लेकिन दिख ये रहा है कि जो स्पेस हिंदुत्व की महाराष्ट्र में थी, आज आप कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने की वजह से इनको लगता है कि हिंदुत्व की स्पेस आज की तारीख में वो कैप्चर कर सकते हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल बाला साहब ठाकरे करते थे, उस भाषा का इस्तेमाल अब शिवसेना कर नहीं सकती। आपको क्या लगता है, बीजेपी खत्म हो गई महाराष्ट्र से हिंदुत्ववादी? ये तो बीजेपी थी, आप भी थे, आप दोनों हिंदुत्ववादी पार्टियां थे। हमारी स्पेस नहीं लेंगे वो। अगर किसको लगता है, अगर किसी को लगता है, मुझे नहीं लगता है कि हिंदुत्व की स्पेस अगर मिस्टर राज ठाकरे लेंगे तो बीजेपी की लेंगे, हमारी क्यों लेंगे वो? लेकिन हमें तो नहीं लगता है कोई स्पेस उन्हें मिलेगी।
ये ऐसे हवा के झोंके आते हैं और चले जाते हैं। फिर भी जिस तरीके की कार्रवाई नवनीत राणा और उनके पति पर हुई, कल राज ठाकरे उनको जो अलग अलग उनके सामने 16 चीजें रखी गई है कि इनका पालन उनको करना है अगर रैली करनी है, तो उसमें से एक मुद्दा यह भी है कि आप किसी भी तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, आप लाउड स्पीकर का जो भी डेसिबल लेवल्स है, ऑडियो लेवल्स का, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर उन चीजों का उल्लंघन होता है तो क्या आपकी सरकार कार्रवाई करेगी? अगर कोई भड़काऊ भाषण होता है तो क्या उस पर सरकार कार्रवाई करेगी? देखिए, मैं कोई सरकार का हिस्सा नहीं हूं। सरकार का हिस्सा और लोग हैं। इस राज्य को एक सक्षम गृह मंत्री है, सक्षम मुख्यमंत्री है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वहां के पुलिस कमिश्नर है, वो तय करेंगे उस वक्त की परिस्थिति क्या है। जैसे यहाँ मुंबई में जो हुआ वो यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने तय किया है, ये कोई हमारे पार्टी ने तय नहीं किया। ठीक है, हमारे लोग सड़क पर उतरे थे, आंदोलन कर रहे थे। किरीट सोमैया पर हमला हुआ, किरीट सोमैया के गाड़ी की कांच फोड़ी गई, उनको वहां पर जख्म हो गई थी। केंद्र सरकार ने आपसे रिपोर्ट भी मांगी है कि ये घटनाएं किस तरीके से हुई। केंद्र सरकार को अगर रिपोर्ट मांगनी है तो बहुत से मुद्दे हम उनको दे देंगे। केंद्र सरकार ने सबसे पहले रिपोर्ट मांगनी चाहिए, INS विक्रांत घोटाला हुआ है नहीं हुआ है। INS विक्रांत के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जमा किए, वो कहां गए? क्या केंद्र सरकार ने उसका रिपोर्ट कभी मांगा है क्या? नहीं। केंद्र सरकार एक ऐसी व्यक्ति को बचा रही है या बचाने की कोशिश कर रही है जिसने फ्रॉड कास्ट सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ा है और लोगों को फंसाया है। नहीं, फिर भी शिवसैनिकों के पथराव में किरीट सोमैया पर, जिनको CISF की सिक्योरिटी उसका ऊपर हमला ही नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, कहाँ है खून? एक खून टपक रहा था, दूसरे दिन का आप उनका चेहरा देखिए, टकाटक था एकदम। हाँ, ये तो टोमेटो सॉस उसके गाड़ी में था, उसका ड्राइवर बोल रहा था, वो साहब ने निकाला और यहाँ लगा दिया। क्या देखो, ये झूठ मूठ के इल्जाम हम पर लगा के शिवसेना का मनोबल कम नहीं होगा। हम उनसे ज्यादा आत्मनिर्भर है इस मामले में, और हमारे आत्मनिर्भरता का सामना कोई नहीं कर सकता है। आत्मनिर्भर यानी सड़क पर उतरने? हम आत्मनिर्भर है बोला, आप तो आत्मनिर्भर है। लेकिन आप शिवसैनिकों को क्यों नहीं समझाते कि अभी हमारी सरकार है, हमारी सरकार, हम अपने तरीके से ये सब चीजें निपट सकते हैं। सड़क पर उतरना, नारायण राणे के घर के सामने भी इसी तरीके का आंदोलन किया गया था। नवनीत राणा के घर के बाहर भी इसी तरीके का आंदोलन किया गया। कंगना राणावत का घर BMC के इससे जो ऑफिस था उनको, उस पर तोड़क कार्रवाई हुई थी। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को झाड़ लगाई कि आप इस तरीके से इलीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। कोई कार्रवाई इलीगल नहीं थी, ये झाड़ लगाए वगैरह सब ठीक है, मैं मानता हूं कोई कार्रवाई इलीगल नहीं थी। अब ये आपको मालूम है सेंट्रल जांच एजेंसी किसके इशारे पे चलती है, न्यायालय में क्या हो रहा है, ये क्या अभी छुपा है क्या? ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है क्या हो रहा है। आप तीनों एक साथ है उसके बावजूद भी? डेफिनेटली एक साथ रहेंगे, क्योंकि हाल ही में बीजेपी के नेता एक हैं, उन्होंने कहा कि 2017 में एक बार फिर कोशिश हुई थी राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेने की। 2019 में क्या हुआ वो भी हमने देखा था। मालूम नहीं क्या ये सब पीठ पीछे चल रहा है कि अभी सब ठीक हो गया है, कि अभी 2024 तक तीनों साथ में रहेंगे? 2024 में भी हम एक साथ रहेंगे और फिर सत्ता पे आएंगे। लोकसभा विधानसभा भी हम एक साथ लड़ेंगे और सत्ता पे आएंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी जमीन जो है वो मजबूती से काम करना चाहिए। आपको जिम्मेदारी मिली है, एज ए अपोजिशन आप काम करें। आपके पास भारी ताकत है और एक मजबूत अपोजिशन भी राज्य का और देश को दिशा दे सकता है, लेकिन आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। तीनों पार्टियां एक साथ काम करेंगी और जो 1 तारीख को राज ठाकरे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भाषण देने जा रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का कानून सुव्यवस्था की स्थिति कहां तक जाती है वहां पर सरकार का ध्यान लगा रहेगा। लेकिन शिवसेना के स्टाइल में कोई फर्क नहीं होगा, ये एक बार फिर संजय राउत साफ करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उसके बाद अब मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी आने वाले हैं। उन चुनाव में ये सारे मुद्दे एक बार फिर हमको सड़क पर देखने मिलेंगे। उसका सामना कैसे होता है उस पर नजर बनाए रखना काफी जरूरी होगा और हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल संजय राउत जी हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।